सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम भारतीय न्याय संहिता पर। और भारतीय न्याय संहिता में हम धारा 61 के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 61 की उपधारा 2 जहां पे आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। तो आइए सीधा हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जो षड्यंत्र से जुड़ी हुई जो हमारी बातें चल रही थी धारा 60-61 में, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम चर्चा करते हैं। तो आइए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 की उपधारा 2 आपराधिक षड्यंत्र के बारे में क्या कहती है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने की अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने की पहले से पक्की योजना या साजिश रचता है तो उसे क्या सजा मिलेगी, इसके बारे में धारा 61 की उपधारा 2 में बताया गया है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है, अपराध करने के लिए वो पक्की साजिश या योजना रचता है, तो अगर वो सिद्ध हो जाती है कि इसी ने साजिश रची थी और इसी ने क्या योजना बनाई थी कोई अपराध करने की, तो उसे सजा कैसे मिलेगी, कितनी सजा मिलेगी, इसका जिक्र है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 की उपधारा 2 में बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सजा मिलती है और कितनी सजा मिलती है। तो अगर किसी ने गंभीर अपराध के लिए साजिश रची है तो क्या होगा। पहला नियम, गंभीर अपराध का षड्यंत्र अगर किसी ने किया है, मतलब अगर योजना किसी ऐसे बड़े जुर्म को करने की है जिसकी सजा मृत्युदंड हो, उम्र कैद हो, ठीक है, 2 साल या उससे ज्यादा की कड़ी जेल, ठीक है, तो क्या होगा। तो इसको सजा कैसे मिलेगी, तो उस षड्यंत्र में शामिल व्यक्ति को ऐसे माना जाएगा जैसे उसने खुद उस जुर्म का दुष्प्रेरण यानी कि उकसावा या मदद किया है, यानी उसे मुख्य अपराधी जैसी या कानून में तय उस जुर्म के उकसावे वाली भारी सजा मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना। फिर से देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 की उपधारा 2 बोलती है, अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध का षड्यंत्र करता, गंभीर अपराध करने की योजना बनाता या साजिश रचता है, ठीक है, मतलब अगर योजना किसी ऐसे बड़े जुर्म को करने की है जिसकी सजा यानी कि जुर्म इतना बड़ा करने की है जिसकी सजा या तो मृत्युदंड हो या उम्र कैद हो या 2 साल या उससे ज्यादा की कड़ी जेल हो गई। ठीक है, अगर ऐसा अपराध करने की योजना बनाता है जिसमें ये सजाएं हो या तो मृत्युदंड हो या उम्र कैद की हो या 2 साल या उससे ज्यादा की कड़ी जेल हो गई, ठीक है भाई, ये अपराध करने की योजना बना दी, तो उस व्यक्ति को सजा कैसे मिलेगी, तो उस षड्यंत्र में शामिल व्यक्ति को ऐसा माना जाएगा जैसे उसने खुद उस अपराध का दुष्प्रेरण यानी कि अपराध के लिए उकसावा या मदद की है भाई, यानी उसे मुख्य आरोपी जैसी सजा मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना। या कानून में तय उस जुर्म के उकसावे वाली भारी सजा मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, गंभीर अपराध के षड्यंत्र के बारे में ये बताया गया। अब बात करते हैं बात नंबर 2, अगर छोटे मामले में कोई षड्यंत्र किया है जिसमें जो सजा जो हो वो कम होती है, दूसरा नियम क्या कहता है, तो उसको कैसे सजा मिलेगी भाई, आइए देखते हैं। अगर ऊपर वाले यानी कि ये जो गंभीर मामले हैं यानी कि मृत्युदंड की सजा जिसमें मिल रही हो, अपराध में उम्र कैद की या 2 साल से कठोर जेल की सजा हो, यानी कि ये ऊपर के मामले जो हैं, अगर ऊपर वाले गंभीर अपराधों को छोड़कर किसी छोटे मामले या हल्के जुर्म की साजिश रची गई है तो सजा कैसे होगी, तो पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों जेल और जुर्माना साथ में की सजा हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना।
अगर गंभीर अपराध है, गंभीर अपराध की आपने साजिश की है, गंभीर अपराध कौन सा, जिसमें मृत्युदंड, उम्र कैद या 2 साल या उससे ज्यादा का कठिन कारावास है, ठीक है, कड़ी जेल है, तो ऐसा अगर आपने गंभीर अपराध करने की कोई साजिश रची है तो आपको मुख्य अपराधी की तरह सजा मिलेगी भाई। या कानून में अगर जो अपराध हुआ है उस अपराध के उकसावे वाली भारी सजा आपको मिलेगी भाई। लेकिन मामला छोटा है, छोटे मामला जो है उसमें आपने क्या किया है, साजिश रची है या योजना बनाई है, तो आपको अगर आप पकड़े गए तो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना, या फिर जेल भी हो सकती है और जुर्माना, दोनों हो सकते हैं भाई। ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 की उपधारा 2 ये हमको बताती है भाई सजा के बारे में। यह धारा बताती है कि षड्यंत्र यानी कि साजिश करना भी एक अपराध है। कौन सी धारा बताती है? धारा 61 की उपधारा 2 भाई। और कानून इसमें शामिल व्यक्ति को उसकी भूमिका के अनुसार कठोर या हल्का सजा दे सकता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। आइए भाई, अब हमने सजा दी बता कि आपराधिक जो साजिश की है, एक कठोर अपराधों में साजिश की है और एक कम कठोर अपराधों में साजिश की। ठीक है भाई, अब बात आती है कि साबित करने के नियम। साबित कैसे किया जाएगा कि इसी ने साजिश रची थी? आइए देखते हैं कोर्ट में क्या क्या साबित करना पड़ता है आपराधिक षड्यंत्र को साबित करने के। आइए, पुलिस या अभियोजन पक्ष को ये 4 बातें साबित करनी पड़ती हैं भाई कोर्ट में। कौन सी? बात नंबर 1 है समझौता या करार। बात नंबर 2 है सामान्य उद्देश्य। बात नंबर 3 है अवैध काम या तरीका। बात नंबर 4 है प्रत्यक्ष कार्य। एक को देखते हैं हम, पहले क्या साबित करना पड़ता है ये देखते हैं। तो कोर्ट में क्या क्या साबित करना पड़ता है? पॉइंट नंबर 1, समझौता या करार। यह साबित होना चाहिए कि अभियुक्त ने किसी और व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलकर कोई पक्का समझौता या मेल मिलाप किया था। अकेले इंसान के मन में चल रही बात षड्यंत्र नहीं बनती भाई, इस बात को ध्यान रखना। कम से कम 2 लोग होने चाहिए बड़ी षड्यंत्र में। तो सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि जो अभियुक्त जो है वो अकेला जो है साजिश नहीं रच सकता। अगर अकेला है उसने कोई अपराध किया तो वो साजिश में नहीं आएगा। ठीक है, तो कम से कम 2 व्यक्ति लोग होने चाहिए, ये पहले साबित करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कि 2 व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ था और इन्होंने मिलकर क्या की है, साजिश रची है। ठीक है, तो मेल मिलाप किया था। अकेले इंसान के मन में चल रही बात षड्यंत्र नहीं बनती, इस बात को आप ध्यान रखना। बात नंबर 2, सामान्य उद्देश्य। वो समझौता किसी खास काम को अंजाम देने के लिए या साझा सोच या मकसद के साथ किया गया हो गई। ठीक है, ये अभी आपको साबित करना पड़ेगा। कॉमन ऑब्जेक्ट हो दोनों का, एक ही मकसद हो। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 2 तो कम से कम हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये साबित करना पड़ेगा कि दोनों का कॉमन ऑब्जेक्ट था। ठीक है, सामान्य उद्देश्य था भाई दोनों। ठीक है, अवैध काम का तरीका। बात नंबर 3, ये भी आपको साबित करनी पड़ेगी। जिस काम को करने की योजना बनाई गई थी वह या तो खुद कानून की नजर में अवैध यानी कि गैर कानूनी हो, या फिर उसे करने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे थे वो अवैध होंगे। ठीक है, तो अवैध काम हो या तो कानून की नजर में, या जो करने के तरीके जो थे वो अवैध हों भाई। अब 2 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, बोल रहे हैं कि जो सड़क जो है उसके साथ साथ पेड़ लगाएंगे। ठीक है, दूसरा बोला ठीक है पेड़ लगाते हैं, पेड़ ले आए और लगा दिया। ये वाला तरीका नहीं होना चाहिए, तो वैध कार्य है। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? अवैध होना चाहिए तरीका। ठीक है, कैसे? 2 व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति बैठे, ए और बी, बोले सी को पीटना भाई। ठीक है, तो ए और बी दोनों व्यक्ति थे बैठे, वो बोले सी को पीटना। ए बोला सी को पीटना, बी बोला हाँ ठीक है पीटेंगे। दोनों का उद्देश्य हो गया। अब दोनों ने क्या किया, बी ने डंडा ला के दे दिया ए को। ठीक है, और ए को डंडा ला के दे दिया, सी बाइक से जा रहा था, बी ने डंडा मार दिया।
ठीक है। तो ये दोनों का क्या था, कॉमन इंटेंशन था पिटने का, कॉमन ऑब्जेक्ट था। तो काम क्या किया, काम अवैध था, किसी को पीटना काम अवैध है। तो अवैध काम का तरीका हो, जिस काम को करने की योजना बनाई गई थी वह या तो खुद कानून की नजर में अवैध हो, गैर कानूनी हो, या फिर उसे करने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे थे वह अवैध हों। ठीक है, तो ये भी आपको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। बात नंबर 4, प्रत्यक्ष कार्य। अगर कोई सीधा लिखित या पक्का करार नहीं मिलता, यानी कि कोई सीधा लिखा हुआ या पक्का करार आपको नहीं मिलता, ठीक है, तो भी कोई ना कोई ऐसा ठोस काम सामने आना चाहिए जिससे साबित हो कि साजिश रची गई थी। हालांकि गंभीर अपराधों के मामले में सिर्फ समझौता ही काफी होता भाई। ठीक है, अगर कोई गंभीर मामला तो उसमें केवल समझौता ही साबित होता है। ठीक है, उसमें यह नहीं है कि साबित हो कि साजिश रची गई थी। ठीक है, कोई ठोस काम सामने आए ये जरूरी नहीं है गंभीर मामलों में। ठीक है, तो गंभीर मामलों में क्या है कि गंभीर अपराध के मामलों में सिर्फ समझौता ही काफी है भाई। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्ट एक था, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा अकेला नहीं हो सकता। ठीक है, अकेला हो सकता, उसके अपवाद हमने पिछली जो क्लास जो थी उसमें बता दिए थे आपको। ठीक है, बात नंबर 2 आती है, ये कोर्ट में हमको ये 4 चीजें साबित करनी पड़ती है। ठीक है, बात नंबर 2 आती है, सबूत कैसे मिलते हैं। षड्यंत्र की खूबी क्या है, तो षड्यंत्र के सबूत कैसे मिलते हैं। बात नंबर 1 है गोपनीयता और सबूत। साजिश हमेशा बहुत छिपकर और चालाकी से रची जाती है, इसलिए इसके सीधे डायरेक्ट सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, अनुमान कैसे लगाया जाता है, तो अनुमान से ही सबूत बनाए जाते हैं। कोर्ट यह देखता है कि आरोपियों का पिछला व्यवहार कैसा था, क्या इनका आपराधिक रिकॉर्ड था कहीं पे, उन्होंने क्या क्या हरकतें की या किस बात को जानबूझकर छिपाया, अवैध लोप किया। इन्हीं चीजों को देखकर जज साहब अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ, इनके बीच पक्का कोई षड्यंत्र चल रहा था, इस वजह से इन्होंने अपराध किया है। ठीक है, बात नंबर 3, सजा पाने के लिए कम से कम क्या जरूरी है। सिर्फ जुड़ाव ही काफी नहीं है। अगर कोर्ट में यह बात भी साफ तौर पर सामने आ जाए कि आरोपी किसी न किसी रूप में इस साजिश का हिस्सा था, या वो गाड़ी चला रहा था, या वो उनको सपोर्ट कर रहा था, या उनकी लोकेशन बता रहा था कि कहां पे, या जुड़ा हुआ था, तो उसे षड्यंत्र के आरोप में दोषी ठहराने के लिए उतना ही काफी है। इस बात को ध्यान रखना कि षड्यंत्र में ये शामिल था। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं। षड्यंत्र को साबित करना मुश्किल है, लेकिन परिस्थितियां, व्यवहार, हरकत होती हैं उनकी, और अवैध लोप के आधार पर कोर्ट यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक आपराधिक षड्यंत्र अस्तित्व में था और अभियुक्त उसका हिस्सा था। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं, केस देखते हैं। परवीन उर्फ सोनू बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा आपराधिक षड्यंत्र का मामला था भाई। क्या मामला था, केस में क्या आरोप था भाई। घटना थी, एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर पीड़ित व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी। ठीक है, ट्रेन के डिब्बे के अंदर किसी के ऊपर गोली दी चला, जो पीड़ित था उसके ऊपर। आरोप क्या था, पुलिस ने प्रवीण उर्फ सोनू और उसके अभियुक्त पर, उसके दूसरे अभियुक्त पर इल्जाम लगाया कि इन्हें आपराधिक षड्यंत्र भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 की उपधारा 2 रचकर इस वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, अब वो जो हमला हुआ था उसमें सोनू था। ठीक है, और उसके साथी थे भाई। तो पुलिस ने उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने ये जो अपराध जो किया है ये षड्यंत्र रच के किया है। अब मामला गया कोर्ट में। कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने आरोपियों को बरी क्यों कर दिया। कोर्ट ने क्या किया, बरी कर दिया भाई आरोपियों को। क्यों कर दिया, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को, एक सोनू था और एक उसका साथी था, दोनों आरोपियों को षड्यंत्र के आरोप से, ध्यान रखना भाई,
गोली के आरोप से नहीं, षड्यंत्र के आरोप से बरी किया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष पुलिस ये 4 बड़ी कमियां छोड़ गई थी। पुलिस ये 4 बड़ी कमियां कर गई थी, जिससे षड्यंत्र के आरोप से इनको दोनों को बरी कर दिया कि इन्होंने षड्यंत्र नहीं रचा, ये दोनों अलग। बात नंबर 1, चश्मोदीन गवाह गायब भाई। उस वो जो रेलवे डब्बा जो था उसमें करीब 60 यात्री मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनमें से एक भी यात्री को कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश नहीं किया। ये दोनों साथ में थे। ठीक है भाई, पहली पॉइंट हो गया। नाम का पता नहीं, किसी भी यात्री या गवाह ने अभियुक्तों के नाम नहीं बताए थे कि गोली किसने चलाई थी। ठीक है भाई, ये दूसरी कमी हो गई। पहचान परेड नहीं हुई भाई। आरोपियों की पहचान कन्फर्म करने के लिए जो टेस्ट परेड कराई जाती है, पुलिस ने वह भी नहीं करवाई भाई। ठीक है भाई। षड्यंत्र साबित नहीं हुआ। कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया कि दोनों आरोपियों के बीच पहले से कोई साजिश या षड्यंत्र रचा गया था। ठीक है, तो गोली एक ने चलाई तो ये नहीं साबित हो उसका कि दोनों शामिल थे इसमें। ठीक है, केस का नाम परवीन उर्फ सोनू बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। कोर्ट की सबसे बड़ी और काम की बात क्या थी भाई, इस केस में क्या बातें गई कोर्ट की? आइए भाई, सिर्फ कबूलनामा काफी नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई एक सह अभियुक्त यानी कि साथी आरोपी यह कह दे कि हाँ हमने मिलकर जुर्म किया है, तो सिर्फ उसके उस बयान के भरोसे दूसरे को सजा नहीं दी जा सकती। इस बात को ध्यान रखना भाई, ये बात न्यायालय ने कही थी कि कबूलनामा काफी नहीं है। ठीक है, सबूत की मोहर जरूरी है इसमें। जब तक उस कबूलनामे के समर्थन में कोई ठोस बाहरी सबूत या गवाह न मिल जाए, तब तक अकेले कबूलनामे के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये इस केस के बारे में बताया गया था। पुलिस किसी पर षड्यंत्र का आरोप तो लगा सकती है, लेकिन उसे साबित करना बहुत मुश्किल होता है बिना पक्के सबूत और गवाहों के। ठीक है, सिर्फ आरोप या कबूलनामे के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब कई बार एक प्रश्न नहीं आता 120 भी में भीतर गया भाई, तो 120 भी क्या है कि षड्यंत्र में शामिल था, तो आरोप तो लगा दिया, लेकिन साबित करना पड़ता है भाई। ठीक है, धारा 61 की उपधारा 2 ये बात बोलती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। आपराधिक षड्यंत्र महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के मामले 2 केस और देखते हैं भाई। स्टेट बनाम डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव का मामला। क्या मामला था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने षड्यंत्र का मूल मंत्र बताया। क्या मंत्र बताया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में? करार ही सब कुछ है। कोर्ट ने कहा कि जो अगर करार हुआ 2 व्यक्तियों के बीच तो करार ही सब कुछ है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक षड्यंत्र का मतलब ही यही है कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर कोई अवैध काम करने का पक्का समझौता या करार कर लिया। ठीक है, अगर यह समझौता साबित हो गया कि इन्होंने करार किया था, तो समझो षड्यंत्र का अपराध साबित हो गया भाई। स्टेट बनाम डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव के मामले में ये बात कही थी। बात नंबर 2, साथ रहना और हथियार रखना सबूत है भाई इस बात के। इस केस में कोर्ट ने माना कि अगर कोई विदेशी सह अभियुक्त यानी कि साथी मुख्य आरोपी के साथ उठ बैठ रहा है, घूम फिर रहा है और पास में अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार रख रहा है, तो यही इस बात का पक्का सबूत है कि वह भी उस साजिश षड्यंत्र में शामिल था। ठीक है, यह बात इस केस में कही थी। रिश्ता जोड़ना काफी है भाई। साजिश के सीधे सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अगर अभियोजन यानी कि पुलिस यह साबित कर दे कि जो साजिश रची गई थी और आरोपियों ने जो काम किया उनके बीच आपस में मेल खाता संबंध है, तो अपराध बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब साजिश कहीं पे रची गई, 4 व्यक्तियों ने साजिश रची, अपराध करने वाले 2 थे। ठीक है, और वो 2 पकड़े गए, तो पुलिस को यह साबित करना पड़ेगा कि जो बाहर के जो है वो 2
तो चार जो थे, चार में से दो, कि इनका आपसी में संबंध है। ठीक है, एक केस और देखते हैं हम। मोहम्मद उस्मान मोहम्मद हुसैन मनियार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला। क्या मामला था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही काम की बात साफ की है, लिखित या बोलकर समझौता जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिखकर या बोलकर समझौता जरूरी नहीं है, कि इन्होंने लिखित में समझौता किया हो कि फलाना काम करेंगे, फलाने को मारेंगे, या बोलकर किया हो कि फलाने को मारना है। कोर्ट ने कहा कि धारा 61 की उपधारा 2 पुरानी धारा 120 भी आ गई यहाँ पे, के तहत यह साबित करना जरूरी नहीं है कि आरोपियों ने बैठकर कोई औपचारिक या खुली बातचीत की हो। चलो हम यह अवैध काम करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बैठकर उन्होंने क्या किया हो, औपचारिक या खुली बातें की। सिर्फ शामिल होने से साबित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अवैध काम में लिप्त शामिल पाया जाता है तो उसके उसी कर्तव्य और जुड़ाव से यह मान लिया जाएगा कि उसने बीच अंदर खाने षड्यंत्र या समझौता था भाई उनके बीच। ठीक है, तो सिर्फ शामिल होने से साबित हो जाता है कि इनके बीच षड्यंत्र था। सीधे और आसान भाषा में अगर बात करें तो साजिश का मतलब है अवैध काम करने का पक्का इरादा और समझौता। साबित कैसे होगा? आरोपियों का आपस में घूमना फिरना, साथ रहना, हथियार रखना या किसी गैर कानूनी काम में सीधे तौर पर शामिल दिख जाना भाई, यही सबूत है। यही इस बात का सबूत है कि वे सब एक ही साजिश का हिस्सा थे। इसके लिए पुलिस को कोई लिखित इकरारनामा दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये धारा, ये हमारा केस था मोहम्मद उस्मान मोहम्मद हुसैन मनियार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। एक केस देखा हमने डॉक्टर स्टेट बनाम डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव का। आइए आगे चर्चा करते हैं भैया। आपराधिक षड्यंत्र महत्वपूर्ण मामले और नियम देखते हैं थोड़ी और। नारायण लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला क्या था, क्या कहानी थी भाई? आरोपी एक आयुर्वेदिक अस्पताल में उपवैद था भाई, उपवैद के पद पर था भाई। ठीक है भाई, उपवैद था वो सरकारी कर्मचारियों से घूस यानी कि अवैध वसूली, मान लो अवैध पैसे लेकर फर्जी मेडिकल बिल बनाता था भाई। ठीक है भाई, किससे पैसे ले लेता था? सरकारी कर्मचारियों से घूस लेता था। ठीक है, और फर्जी बिल देता था बना। उसके पास से घूस के पैसे और दूसरे जो ठोस सबूत भी बरामद हो गए भाई। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ? मामला गया कोर्ट। कोर्ट ने क्या कहा? यह आपराधिक षड्यंत्र का मामला था भाई। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस के पास पुख्ता सबूत और पैसे मिल गए हैं तो आरोपी का सिर्फ यह कह देना कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, इतने भर से काम नहीं चलेगा, उसे सजा भुगतनी होगी। कौन सी धारा लगेगी? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 की उपधारा 2 और जो पुरानी धारा है धारा 120 भी, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। ठीक है, अगला केस देखते हैं। बिना लाइसेंस विस्फोटक भाई पटाखे बारूद बेचने का नियम क्या है, क्या कहानी थी? अगर कई लोग मिलकर एक लंबे समय से बिना किसी कानूनी लाइसेंस, विधि मान्य अनुज्ञप्ति बोलते हैं इसको, लाइसेंस को, के विस्फोटक जो पदार्थ जो हैं जैसे पटाखे हो गए, बारूद हो गए, की खरीद फिरोख्त कर रहे हैं, तो लाइसेंस नहीं है फिर भी ये खरीद फिरोख्त कर रहे हैं, कई लोग हैं, तो साजिश है इनकी। ठीक है, अब ये मामला कोर्ट में गया कि लाइसेंस नहीं है फिर भी क्या कर रहे हैं, पटाखे खरीद फिरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो कोर्ट यह मान लेगा, यानी कि अनुमान लगा लेगा कि एक तो लाइसेंस नहीं है और फिर भी बेच रहे हैं। इन सब ने मिलकर गैर कानूनी काम करने की पक्की साजिश षड्यंत्र रची थी।
यहां अलग से सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका लंबे समय से बिना लाइसेंस काम करना ही साजिश साबित करने के लिए काफी। यहां पे भी वही धारा लगेगी, कौन सी धारा लगेगी, 61 की उपधारा 2, और इसके साथ साथ संबंधित विस्फोटक अधिनियम की धाराएं भी लगेंगी, ठीक है, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ है। बात नंबर 3, अभियुक्त की सहस्वीकृति जुर्म कबूलने का प्रभाव कितना होता है। अगर अभियुक्त ने जुर्म कबूल लिया कि हम दोनों साथ में थे तो कितना प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। नियम क्या है, अगर कोई मुख्य आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेता है यानी अपनी सहस्वीकृति दे देता है, तो क्या उसके उस बयान के आधार पर उसके साथी यानी कि सह अभियुक्त को सजा मिल सकती है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। षड्यंत्र में अगर एक व्यक्ति जुर्म कबूल कर लेता है तो क्या उसके बयान पे दूसरे को सजा मिल सकती है कि ये भी था जी मेरे साथ। आइए क्या मामला है, कोर्ट का फैसला क्या है। हाँ मिल सकती है भाई। सह अभियुक्त को धारा 61 की उपधारा 2 भारतीय न्याय संहिता आपराधिक षड्यंत्र के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, ध्यान रखना भाई। क्या शर्त है वो, ये शर्त ध्यान रखना, उस कबूलनामे के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य यानी कि बाहरी या पक्का सबूत भी होना चाहिए कि ये मेरे साथ था। अब कैमरा मान लो कहीं पे घटना कर रहा है, एक ने गोली चला दी, दूसरा कैमरे में कैद होगा, वो साथ है उसके, तो सबूत मिल गया। रो बोल रहा है ये भी मेरे साथ था जी, तो सबूत मिल गया, नहीं मिल गया, पक्का सबूत मिल गया। वही ये बात बोली जा रही है, कोर्ट द्वारा यही बात बोली गई थी कि कबूलनामे के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य यानी कि बाहरी या पक्का सबूत भी होना चाहिए जो इस बात की पुष्टि करे कि बात सच्ची है, सच है बात। अकेले आरोपी के बयान पर हवा में फैसला नहीं होता भाई। ये अकेला बोल दिया, फंसाना है कि ये भी था मेरे साथ, ला भाई सबूत ला। अब सबूत नहीं है तो आप इसको कैसे दोगे फंसा, क्या सबूत है ये आपके साथ था। कौन सी धारा लगेगी, तो धारा वही भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 की उपधारा 2, ठीक है। स्वतंत्र साक्ष्य का उद्देश्य है बरामदगी, गवाहों की गवाही, दस्तावेज हो, कोई रिकॉर्ड हो या अन्य कोई ठोस सबूत हो, ठीक है। षड्यंत्र करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों का अवैध काम के लिए पक्का समझौता जरूरी है। इसे साबित करने के लिए साथ रहना, घूमना फिरना, हथियार रखना, अवैध काम करना या लंबे समय तक बिना लाइसेंस व्यापार करना जैसे व्यवहार ही पर्याप्त सबूत माने जाते हैं, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। आइए भारतीय न्याय संहिता धारा 62, गंभीर अपराध के प्रयत्न के लिए दंड। धारा 62 का नियम क्या है, आइए देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करने की कोशिश करता है, हम बात कर रहे थे पिछले धारा 61 की 2, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 62। धारा 62 बोलती है गंभीर अपराध के प्रयत्न के लिए दंड, यानी कि गंभीर अपराध है और उसके प्रयत्न के लिए, गंभीर अपराध को अटेम्प्ट करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, आइए देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करने की कोशिश करता है जिसकी सजा उम्र कैद या किसी अन्य जेल की सजा है और उसने उस अपराध को करने के लिए कोई ठोस कदम काम भी उठा लिया है, जैसे ताला तोड़ना, जेब में हाथ डालना, लेकिन किसी वजह से जुर्म पूरा नहीं हो पाया, तो क्या सजा मिलेगी। धारा 62 बोलती है कि कोई व्यक्ति गंभीर अपराध के लिए प्रयत्न करता है और वो अपराध पूरा नहीं हो पाता है या उसने वो अपराध करने के लिए ठोस कदम उठा दिए हैं लेकिन वो अपराध क्या नहीं है, पूरा नहीं हो पाया, तो क्या सजा होगी। जैसे एक व्यक्ति है, वो ए व्यक्ति है, बी को मारने के लिए गया, उसने रिवॉल्वर खरीद लिया, ठीक है, अवैध रिवॉल्वर खरीदा है, तो क्या है, उसने कदम तो उठा दिया, ठीक है, सही अपराध पूरा नहीं हो। अब वो मारने गया तो वो गोली नहीं चली, तो गोली चली नहीं
तो वो वहां पे पकड़ा गया, ठीक है, तो जुर्म पूरा नहीं हुआ भाई। तो अब क्या सजा मिलेगी, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सजा क्या होगी, तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए तय अधिकतम सजा का आधा हिस्सा, आधी जेल या उस पर तय जुर्माना या दोनों मिल सकता है, ठीक है। अब मान लो 10 साल की जेल है, ठीक है, 10 साल की जेल है। अगर अपराध पूरा हो जाता हो तो 10 साल की जेल थी, लेकिन अपराध पूरा हुआ नहीं और बीच में ही गया पकड़ा, ठीक है, तो क्या है, उसको सजा कितनी मिलेगी, आधी, यानी कि 5 साल। जुर्माना अगर 20,000 रुपये तो 10,000 रुपये, ठीक है। तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए तय अधिकतम सजा का आधा हिस्सा या उस पर तय जुर्म का या दोनों मिल सकते हैं भाई। जुर्म जो जुर्माना जो है वो भी लग सकता है और जो जेल है वो भी हो सकती है, ठीक है। यह क्यों जरूरी है भाई, धारा 62 क्या कहती है, कानून मानता है कि अगर किसी ने अपराध करने की दिशा में पक्का कदम उठा लिया तो उसका इरादा, इंटेंशन खतरनाक ही था, ठीक है, खतरनाक था तो वो चूक गया, नहीं तो वो अटैक करता। जुर्म पूरा न हो पाने का कारण चाहे आरोपी की असफलता हो या परिस्थितियां जैसे लोग आ जाना, सामान न मिलना, कानून फिर भी उसे दोषी मानता है कि इसने साजिश पूरी रच रखी थी। इससे समाज को सुरक्षा मिलती है और अपराधियों को, जो अपराध जो हैं, अपराधियों को रोकने में मदद मिलती है भाई, धारा 62, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, संदूक तोड़ने वाला। क्या हुआ, कै ने एक बक्सा संदूक तोड़ा और उसमें से गहने चुराने की कोशिश की, लेकिन बक्सा खोलने के बाद उसे पता चला कि उसमें तो कोई गहना नहीं था, तो एक भी गहना नहीं था और उसने ताला तोड़ दिया। तो मकसद क्या था, मकसद तो चोरी का ही था। क्योंकि उसने चोरी करने की दिशा में पक्का कदम संदूक तोड़ना, यानी कि संदूक का ताला तोड़ना उठा लिया था भाई, भले ही अंदर कुछ भी नहीं मिले, लेकिन वह चोरी की कोशिश करने का दोषी माना जाएगा और उसे धारा 62 के तहत सजा मिलेगी। चोरी की जो सजा होती है उसकी आधी सजा मिलेगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, जेब कतरा। आइए देखते हैं क्या मामला था। क्या हुआ, कै ने ये कि जेब में अपना हाथ डाला ताकि उसका सामान चुरा सके, ठीक है भाई, लेकिन यह कि जेब में कुछ था ही नहीं, इसलिए कै अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। अब मकसद क्या था, मकसद तो यह था कि जेब में से जो भी उसको उठा लेंगे, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं। नियम क्या कहता है, चूंकि उसने चोरी करने के लिए हाथ डालने का काम कर दिया था, इसलिए वह अपनी कोशिश में असफल होने के बावजूद धारा 62 के तहत अपराधी माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 62। यह धारा केवल उन अपराधों पर लागू होती है जिनके लिए सजा आजीवन कारावास या जेल है। छोटी सजाओं वाले अपराधों पर यह धारा लागू नहीं होती, ये बात भी आप ध्यान रखिए भाई, ठीक है। या तो जेल हो या कारावास हो, उन पर ये लागू होती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अपराध की कोशिश को सजा क्यों भाई, अपराध की कोशिश है तो उसको सजा क्यों, पॉइंट तो जबरदस्त है। भावना को समझते हैं, धारा 62 क्या कहती है। नियम कहता है क्यों जरूरी है सजा, अपराध तो हुआ ही नहीं, कोशिश ये तो की है, तो सजा क्यों जरूरी है। आम सोच क्या है, आमतौर पर लोग यह सोचते हैं कि जब तक कोई जुर्म सचमुच में न हो जाए तब तक किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ कोशिश करने पर सजा देना सही नहीं लगता भाई, ठीक है भाई, हम लोग तो यही सोचते हैं। असली वजह क्या है सजा देने की, आइए वो देखते हैं। लेकिन कई बार जुर्म करने की कोशिश इतनी खतरनाक होती है कि उसका असर वैसा ही होता है जैसे जुर्म हो जाने पर होता है। ऐसी कोशिशें समाज में डर और आतंक फैला देती हैं भाई। अब मार किसी और को रहा था, मर गया कोई और, मार किसी और को रहा था, गोली लगी कहीं पे और, ठीक है,
उसका मकसद तो मारना ही था, जुर्म हुआ तो नहीं, लेकिन उसने करने की कोशिश तो की है। अब आज गोली मारी, वो लगी निकल, हो सकता सीधा आके मार दे। अब उसको सजा देनी जरूरी है, अगर सजा नहीं दी जाएगी तो कल सीधा आके भी मार सकता है। इसलिए समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध करने की कोशिश को भी गैर कानूनी और दंडनीय यानी कि सजा योग्य बनाया गया है। ठीक है। बात नंबर 2, जुर्म करने और उसकी कोशिश करने में क्या फर्क है? आइए देखते हैं। जबरदस्त अंतर है, जुर्म करने और उसकी कोशिश करने में क्या फर्क है? जुर्म पूरा करना, जैसे किसी को गोली मार देना, ये तो जुर्म पूरा कर दिया। और क्या है कोशिश करना? सिर्फ कोशिश करना, गोली चलाना लेकिन निशाना चूक जाना, ये कोशिश की है। सजा में भेद, चूंकि जुर्म पूरा होने और केवल उसकी कोशिश करने की स्थिति अलग अलग होती है भाई, इसलिए कानून में दोनों की सजा भी अलग अलग रखी गई है, दोनों में सजा में अंतर रखा गया। यानी जुर्म पूरा होने की सजा ज्यादा होती है और सिर्फ कोशिश करने की सजा उससे कम होती है, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 में प्रावधान है, अधिकतम सजा का आधा होगी। ठीक है। कानून उन इरादों और खतरनाक कदमों को रोकना चाहती है जो समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए कोशिश भी अपराध है और सजा के योग्य है। ठीक है। धारा 62 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर समाज में ये धारा संपूर्ण रूप से लागू हो जाए, पूर्ण रूप से, तो क्या समाज का जो देखने का तरीका है वो बदल जाएगा। ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। लेकिन ये धारा एक बार फिर से बता दूं कौन से अपराधों पे लागू होती है, तो ये जो धारा है गंभीर अपराधों पर ही लागू होती है। ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अपराध करने की कोशिश कब मानी जाएगी, धारा 62 क्या कहती है? आइए देखते हैं कि अपराध करने की कोशिश कब मानी जाएगी, धारा 62 क्या कहती है। सिर्फ इरादा या तैयारी काफी नहीं है। नियम क्या कहता है? किसी जुर्म को करने का मन में ख्याल लाना या उसकी तैयारी करना ही काफी नहीं है, जब तक कि उस पर काम शुरू न हो जाए। ठीक है। अब आपके मन में बात आई कोई, ठीक है, आपने उसकी तैयारी कर ली, तो ये क्या है? इरादा। सिर्फ इरादा या तैयारी काफी नहीं है, किसके लिए? कोशिश के लिए। तो अपराध की कोशिश कब मानी जाएगी? तो अपराध की कोशिश जब मानी जाएगी जब काम शुरू हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं 20 वाला। ए ने बै को मारने की योजना बनाई भाई, ठीक है भाई, योजना बना दी। तो ये योजना बनाने का मकसद अगर दो व्यक्ति हैं तो किस में गया? धारा 61 की उपधारा 2 में गया। ठीक है भाई। अब योजना बना दी, ए ने बै को मारने की योजना बनाई, जहर मिलाकर खाना तैयार किया, तो काम शुरू हो गया। लेकिन उसने वह खाना बै को दिया ही नहीं, प्लेट में रखा ही नहीं। ठीक है भाई। क्योंकि उसने जहर सिर्फ तैयार किया था, किसी तक पहुंचाया नहीं या खिलाने की कोशिश नहीं की, इसलिए ए ने कोई अपराध नहीं किया। भाई खिलाने की कोशिश थोड़ी की उसने, तो उसका मन था, उसने सोचा बै को मारना है, तो उसने क्या किया? जहर खाने में मिला दिया। ठीक है। अब प्लेट में खाना ही नहीं रखा, खाना नहीं रखा तो वो खाएगा कैसे? खाएगा नहीं तो मरेगा नहीं। ठीक है। तो अभी तक अपराध नहीं हुआ है। अगर खाना प्लेट में रख दिया जाता उसके सामने और किसी कारणवश वो नहीं खाता, तो ये क्या थी? कोशिश थी भाई अपराध करने की। ठीक है। जुर्म की तरफ पहला ठोस कदम जरूरी है। ठीक है। नियम क्या कहता है? धारा 62, सिर्फ मन में गंदे ख्याल लाना या कल्पना करना दंडनीय सजा के योग्य नहीं है। अपराध की दिशा में जमीन पर कोई ठोस काम होना जरूरी है। कानून का दायरा क्या है? कोशिश सिर्फ उन्हीं अपराधों की मानी जाएगी जो भारतीय न्याय संहिता में बताए गए हैं। ठीक है।
अगर कोई ऐसा काम जो भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध नहीं है तो उस पर धारा 62 लागू नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना। अपराध वही जो भारतीय न्याय संहिता में बताए गए हैं, उनमें ही क्या है, कोशिश की गई है, तो वही अपराध माने जाएंगे। पर्यटन असल में है क्या, आइए देखते हैं। अटेम्प्ट असल में है क्या। पर्यटन उस काम को कहते हैं जिसे अगर बीच में रोका न जाए तो वह पूरा हो ही जाता है। आइए देखते हैं। बच्चा खेल रहा है और सड़क से गुजरा, अगर ब्रेक न मारे तो दुर्घटना पक्की है भाई। ठीक है, तो पर्यटन यही है भाई, जिसे अगर बीच में रोका न जाए तो वह पूरा हो जाएगा काम। जब आप जुर्म को अंजाम देने के लिए ऐसा कदम उठा लेते हैं जो लगभग पूरा होने ही वाला होता है, तभी उसी कानूनी भाषा में पर्यटन माना जाता है भाई उसको। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो मुख्य अगर बातों की बात करें, सिर्फ इरादा और तैयारी से अपराध नहीं बनता, काम शुरू होना चाहिए भाई। अपराध की दिशा में पहला ठोस कदम उठाना जरूरी है। पर्यटन यानी ऐसा कदम जो बिना रोके पूरा होकर ही रहेगा। यह सिद्धांत समाज में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून में रखा गया है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। जुर्म अचानक नहीं होता, यह कुछ सीढ़ियों से होकर गुजरता है। आइए देखते हैं क्या है ये सीढ़ियां। जुर्म जो है वो अचानक नहीं होता, सीढ़ियों से होकर गुजरता है। ये देखते हैं मुख्य रूप से पहली दो अवस्थाएं। पहली अवस्था है आशय, मन का विचार। तो ऐसे जुर्म नहीं होता, पहले मन में विचार आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेंशन, आशय। कोई भी जुर्म बिना इरादे, आशय बिना इरादे के नहीं होता। जब किसी इंसान के मन में कोई गलत काम करने की भावना या विचार आता है तो उसे क्या कहते हैं, आशय कहते हैं, इरादा कहते हैं, इंटेंशन कहते हैं। ठीक है भाई, बुरा इरादा आ गया, यह अपराध की सबसे पहली सीढ़ी होती है, ध्यान रखना। केवल मन में गंदे ख्याल लाना या सोचने मात्र से किसी को सजा नहीं मिलती। ठीक है भाई। अब दूसरी अवस्था क्या है, आपके मन में ख्याल आ गया गंदा ख्याल, फिर उसकी तैयारी होती है सामान जुटाना। दूसरी अवस्था सामान जुटाना। इरादे के बाद अगली सीढ़ी है तैयारी, यानी कि इसका मतलब है जुर्म को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान या हथियार इकट्ठा करना। नियम क्या है, अकेले आशय यानी कि विचार और तैयारी साधन जुटाना दोनों ही दंडनीय नहीं है। तो यहां तक दंडनीय नहीं है भाई, इस बात को ध्यान रखना। तैयारी मन में अगर विचार आया वो, और तैयारी ये अब तक क्या है, दंडनीय नहीं। जब तक आप जमीन पर कोई असल जुर्म या उसकी पक्की शुरुआत न कर दें, पुलिस आपको सिर्फ तैयारी करने के लिए सजा नहीं दे सकती, कुछ खास गंभीर मामलों जैसे देशद्रोह को छोड़कर। ठीक है, देशद्रोह के मामले की अलग बात है। अब आगे क्या होगा ये देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, छत पर पकड़ा गया चोर। एक आदमी रात के वक्त किसी के घर की छत पर ताला तोड़ने वाले औजारों के साथ पकड़ा गया भी। अब कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट का निर्णय, वह सिर्फ घर में छिपकर घुसने यानी कि गृह अतिचार का दोषी है, चोरी की कोशिश का नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि ये घर में घुसा है तो गृह अतिचार का है, गृह भेदन किया इसने, घर में घुसा है, चोरी की कोशिश का नहीं है। अभी तक इसने चोरी की औजार ले रखे हैं तो बड़ा, तो अभी चोरी थोड़ी कर ली इसने, चोरी की तो कोशिश ही नहीं की इसने। क्योंकि छत पर औजार लेकर घूमना अभी सिर्फ तैयारी थी, उसने चोरी करने की असली कोशिश अभी शुरू नहीं की थी भाई। तो ये चोरी का दोषी नहीं है, गृह अतिचार का है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कुएं की तरफ दौड़ती महिला भाई। एक औरत आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ भागी, लेकिन कुएं में कूदने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया। कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया, उसे आत्महत्या की कोशिश का दोषी नहीं माना गया। तो उसे आत्महत्या की जो कोशिश है उसका दोषी नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया,
क्योंकि कुएं तक पहुंचने से पहले रास्ते में उसका इरादा बदल भी सकता था। ठीक है, यानी यह अभी सिर्फ तैयारी या मन का भाव था। ठीक है, तो अभी कुएं में कूदी थोड़ी है, कुएं तक पहुंचने में हो सकता है उसका क्या है, आज से बदल जाए, दिमाग बदल जाए। ठीक है, तो यह आत्महत्या की कोशिश नहीं थी। तीसरा उदाहरण देखते हैं, चावल के बोरे छिपाने वाला स्टॉक की। एक सरकारी गोदाम के इंचार्ज ने चावल के 8 बोरे गोदाम से हटाकर एक कमरे में इसलिए छिपाए ताकि वह उन्हें बाद में बेच सके। ठीक है भाई, कोर्ट का क्या क्या निर्णय था इस मामले पे? चावल हटाकर छिपाना अभी सिर्फ तैयारी थी, बेचे थोड़ी थे, चावल तो वही थे गोदाम में, इसलिए उसने अभी तक कोई बड़ा अपराध नहीं किया है। केवल आशय यानी कि इरादा, इंटेंशन और तैयारी, साधन जुटाना सजा के योग्य नहीं है। अपराध तब शुरू माना जाएगा जब कोई व्यक्ति जुर्म को अंजाम देने के लिए कोई ठोस और वास्तविक कदम उठा ले। ठीक है, तब माना जाएगा भाई। इस केस में क्या हुआ, औजार लेके घूम रहा है, अगर औजार से ये अलमारी है, अलमारी पर प्रहार करता तो ये चोरी का क्या बन गया था, कोशिश बन गई थी। ये महिला कुएं तक पहुंची नहीं है, कुएं तक पहुंचने के बाद अगर कुएं के ऊपर एक टांग रख देती है तो ये क्या थी, आत्महत्या करने की कोशिश थी, लेकिन इसने बचा लिया। अगर ये बोरे बाहर निकल जाते, ठीक है, अगर ये गोदाम जो है इससे बाहर निकल जाते, अभी तो गोदाम के अंदर ये बेचे थोड़ी है वहीं पे, तो ये क्या हो जाती, ये तैयारी हो जाती पूरी। ठीक है, अभी तक तो तैयारी की थी इसने, अपराध थोड़ी था ये। आइए आगे चर्चा करते हैं। तैयारी या प्रयत्न पहचानने का आसान तरीका, आज से प्लस तैयारी और अब शुरू होता प्रयत्न में। ठीक है, आइए देखते हैं। तीसरा और आखिरी अवस्था प्रयत्न भाई, हमने दो देख ली, आज से देख ली और तैयारी देख ली। पहले इरादा आता है, फिर उसकी तैयारी करते हैं, और तीसरा है प्रयत्न, अटेम्प्ट। अब क्या करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे किसी काम को करने के लिए। जब इरादा यानी कि आशय और सामान जुटाना, तैयारी दोनों मिल जाती हैं तो इंसान अपराध करने की तरफ कदम बढ़ाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रयत्न की। अब हम क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। ठीक है, कानून सिर्फ इसी प्रयत्न को सजा देता है, ये बात भी ध्यान रखना, प्रयत्न को सजा दी जाएगी। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था, पिछले वाले में सामान था उनके पास और छत से घर में घुस गया था, अब वो तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़ना शुरू कर देता, तो ये क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तो इस प्रयत्न को सजा दी जाएगी। यही बात यहाँ पे कही गई है। आज से मन में विचार आया कि अपराध करना है, सिर्फ सोचने से अपराध नहीं बनता भी। ठीक है भाई, फिर तैयारी की, अपराध करने के लिए सामान जुटाना, योजना बनाना, आमतौर पर सजा नहीं मिलती भाई, यहाँ तक। बात नंबर 3, अटेम्प्ट यानी ये प्रयत्न किया, अपराध करने की तरफ पहला ठोस कदम उठाया, यानी सजा के योग्य काम कर दिया भाई, अपराध पूरा कर दिया, अपराध का परिणाम हो जाना भाई। ठीक है, अपराध पूर्ण हो जाना भाई। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं, तैयारी और प्रयत्न में फर्क कैसे पता चलेगा भाई। राम शरण का प्रसिद्ध केस है जिसमें तैयारी और प्रयत्न के फर्क के बारे में बताया गया था। यह बात तय करने के लिए राम शरण के मामले में एक बहुत सटीक पैमाना कसौटी बताई गई है। तैयारी कब तक है भाई, अपराधी ने जो काम किया अगर वह वहां रुक जाए, ठीक है, जो काम किया वहां पे अपराधी रुक गया और उसके आगे कुछ न करे भी, और फिर भी वह जुर्म न माना जाए, तो समझो वह अभी सिर्फ तैयारी की स्टेज पर है। उदाहरण के लिए तिजोरी की चाबी ढूंढकर जेब में रखना, अभी तक तैयारी की, इसने तिजोरी खोली थोड़ी। प्रयत्न क्या होगा, तो यहां तक तिजोरी
खोली नहीं है, चाबी पास में ही तो रखी है, ठीक है। तो ये क्या है, तैयारी है अभी तक। प्रयत्न कब माना जाएगा, अपराधी का काम अगर इस इरादे तक पहुंच गया कि अगर वह अब वहां से आगे कुछ भी न करे, यानी हाथ रोक भी ले, तब भी वह कानून की नजर में अपराध बन चुका है, तो उसका वह काम प्रयत्न कहलाता है। उदाहरण, तिजोरी का ताला खोलकर अंदर हाथ डाल देना। अब वो वहां से कुछ चुराए या नहीं चुराए, लेकिन वो क्या बन गया, प्रयत्न कर दिया उसने, तो वो क्या हुआ, वो अटेम्प्ट हुआ, वो अपराधी बन चुका है प्रयत्न का, ठीक है। कानून की नजर में प्रयत्न साबित होने के लिए 3 जरूरी शर्तें रामशरण केस के अनुसार बताई गई थी कि 3 जरूरी शर्तें हैं प्रयत्न की, अटेम्प्ट की, ठीक है। रामशरण के केस में बताई गई थी 3 जरूरी शर्तें। कौन सी, कोर्ट यह देखता है कि क्या ये बातें थी या नहीं थी। कौन सी बातें देखता है, पहली बात, अपराधी ने अपराध करने के इरादे से सचमुच में कोई जमीन पर काम किया हो। उदाहरण, चोरी के इरादे से ताला खोलने का औजार लगाना, तो ये जमीनी स्तर पे काम कर दी। जब तक औजार उसके पास था तब तक तो वो तैयारी थी, लेकिन उसने चोरी करने के लिए अलमारी के औजार लगा दिया, तो वो क्या है, अपराध बन गया। तो पहली बात ये है। दूसरी शर्त कौन सी बताई, वह काम उसी खास जुर्म को अंजाम देने के मकसद से किया गया हो, ठीक है। यह दूसरी शर्त है कि जो काम किया गया वही काम है उसी खास जुर्म को अंजाम देने के मकसद से किया गया हो। ताला खोलना सिर्फ चोरी करने के लिए हो, किसी और काम के लिए नहीं होना चाहिए, इस बात को भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अब ताला खोल दिया और चोरी वो कर नहीं रहा, ठीक है। तो क्या किया उसने वहां से एक जो तौलिया वो निकाल दिया, ताला उल्टा बंद कर दिया, ठीक है। तो ताला खोलना यानी कि दूसरी बात है, दूसरी शर्त है, वह काम उसी खास जुर्माने को अंजाम देने के लिए, उसी खास जुर्म को अंजाम देने के मकसद से किया गया हो भाई। जैसे ताला खोलना सिर्फ चोरी करने के लिए हो, किसी और काम के लिए नहीं हो। तीसरी शर्त कौन सी है, वह काम साफ तौर पर अपराध करने की कोशिश प्रयत्न ही लग रहा हो, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, ताला खोलकर अंदर हाथ डालना साफ साफ कोशिश को दर्शाता है कि क्या करेगा, पैसे निकालेगा। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो आप पहला कदम उठाते हैं वही प्रयत्न की शुरुआत है भाई। अभियुक्त का काम प्रयत्न तभी माना जाएगा जब वह अपनी मंजिल यानी कि नतीजे को पाने के लिए आखिरी या ऐसा ठोस कदम उठा चुका हो जिसके बाद जुर्म पूरा होने से रोकना मुश्किल हो जाए भाई। चाबी ढूंढना तैयारी थी, ताला खोलना प्रयत्न था, सामान निकाल लेना अपराध पूरा हो गया भाई, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। आइए भाई, प्रयत्न से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत देखते हैं। प्रयत्न प्लस आशय था, तैयारी थी, प्लस अपराध करने की दिशा में कदम था, तो ये क्या प्रयत्न था। धारा 62 बोलती है यहाँ पे, नारंगराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला, क्या मामला था भाई, कहानी क्या थी। एक आदमी ने एक महिला के साथ जबरदस्ती यानी कि बलात्कार करने के लिए ताकत यानी कि बल का इस्तेमाल किया, लेकिन महिला ने कड़ा विरोध किया, जिसकी वजह से वह आरोपी अपने गंदे काम को कामयाबी नहीं दे पाया भाई, इंद्रियां प्रवेश नहीं कर सका भाई, ठीक है। यानी कि इंद्रिय जो है वो प्रवेश नहीं हुई भाई, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में, चूंकि उसने जुर्म करने की पूरी कोशिश, पूरा बल इस्तेमाल कर दिया था, कर दी थी भाई, और वह सिर्फ महिला के विरोध की वजह से रुका भाई, इसलिए वह बलात्संग के प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। प्रयास किया उसने बलात्कार करने का, हुआ तो नहीं। जुर्म पूरा न होने पर भी वह सजा से बच नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखना।
प्रयत्न की सीमा पार करने के बाद जुर्म पूरा न हो पाने पर भी आरोपी दंड का भागी होगा। नारंग राम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला था, मामले को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। बीच में इरादा बदलने का कोई फायदा नहीं मिलता। नियम क्या है? मान लो किसी ने कोई खतरनाक जुर्म करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। ठीक है भाई, और उस कोशिश को करने के बाद लेकिन जुर्म पूरा होने से ठीक पहले उसे अचानक डर लग जाए या वह अपना इरादा बदल ले और खुद ही रुक जाए तो क्या होगा? प्रयत्न शुरू किया भाई कि फलाने को मारना, रिवॉल्वर लिया, बीच में डर लगा, इरादा बदल गया भाई, नहीं मैं यह नहीं करूंगा भाई, खुद ही रुक गया भाई। वो नतीजा क्या है? तो भी वह यह नहीं कह सकता कि मैंने तो बाद में छोड़ दिया था इसलिए मुझे माफ कर दिया जाए, क्योंकि उसने प्रयत्न की सीमा को पार कर दिया। अब ऐसे मान लो ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है। ठीक है, ए व्यक्ति बंदूक लेके बी व्यक्ति को मारने पूछा, यहाँ पे बी खड़ा है, बी की तरफ बंदूक दिया तान, बी की तरफ बंदूक तान के उसको ऐसे लगा नहीं हम गलत कर रहे हैं भाई, मरना नहीं है, तो बंदूक नीचे कर दिया और वो डर गया, खुद ही रुका वो अपने आप। तो क्या होगा? तो भी वह यह नहीं कह सकता कि मैंने तो बाद में छोड़ दिया था इसलिए मुझे माफ कर दिया जाए। ठीक है, कि मैंने तो मारा ही नहीं, छोड़ ही दिया, क्योंकि उसने प्रयत्न की सीमा को पार कर दिया था, क्योंकि बंदूक तो तान दी थी उसने, इसलिए वह अपराध की कोशिश का दोषी बन चुका है भाई। इरादा बाद में बदलने से पिछला अपराध खत्म नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखें। साफ नियम क्या है? कोशिश शुरू करके बीच में रोकने से दोष समाप्त नहीं होता। ठीक है, प्रयत्न के लिए यह जरूरी नहीं है कि घटना बिल्कुल आखिरी वक्त की हो, यह जरूरी नहीं है भाई। प्रयत्न नियम क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि जब कोई जुर्म बिल्कुल होने ही वाला हो, जैसे चाकू मारने से ठीक 1 सेकंड पहले, तभी उसे प्रयत्न मानेंगे भाई। नहीं भाई, लेकिन कानून ऐसा नहीं मानता। कानून क्या कहता है? प्रयत्न उस काम को भी कह सकते हैं जो अपराध होने से काफी पहले किया गया हो, बशर्ते वह काम पूरी उसी जुर्म को अंजाम देने के पक्के इरादे से और उसी सिलसिले में किया गया हो। ठीक है, जगह की रेकी करना, योजना बनाना और निगरानी करना, हथियार का बंदोबस्त करना, पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले ही भाग जाना भाई, तो इसने पूरा प्रयत्न कर रखा है। यह सभी काम प्रयत्न की श्रेणी में आ सकते हैं यदि इरादा पक्का था तो मारने का। ठीक है, प्रयत्न वही है जब आरोपी ने अपराध करने की दिशा में ऐसा ठोस कदम उठा लिया हो जिससे यह साफ हो कि वह अपने वांछित नतीजे की ओर बढ़ चुका है और अब उसे रोकना मुश्किल है। आइए आगे चर्चा करते हैं। नियत और किया गया कदम मायने नहीं रखता, न कि नतीजा। क्या असंभव चीज की कोशिश भी प्रयत्न है? आइए देखते हैं। पुराना नियम असंभव प्रयत्न जुर्म नहीं था भाई। पुराना मामला था कवीन बनाम कॉलिंस का केस। अगर किसी की जेब में हाथ डाला ताकि चोरी करे, लेकिन जेब में कुछ था ही नहीं, यानी चोरी करना असंभव था, तो उसे चोरी के प्रयत्न का दोषी नहीं माना जाता था भाई। ये पहले का नियम था भाई, पुराना नियम था भाई। इसको बोलते थे असंभव चीज की कोशिश भाई। गोज में हाथ डाला किसके लिए? चोरी के लिए। अब गोज में कुछ था ही नहीं, तो असंभव बात हो गई है। कोर्ट का सोचना क्या था इस मामले में? जब चोरी हो ही नहीं सकती थी तो सजा किस बात की? असल में तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता था भाई। ठीक है, नतीजा असंभव होने पर प्रयत्न नहीं माना जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। यह पुराना नियम था। उदाहरण, जेब में हाथ डाला लेकिन जेब खाली थी, कोई अपराध नहीं पुराने नियम के अनुसार। ठीक है, नया नियम क्या कहता है भैया?
नया और बदला हुआ नियम क्या अब क्या होता है? ये तो पुराना नियम बोलता है कि गोद में कुछ थी नहीं। अब नया नियम क्या बोलता है? आर बनाम रिंग, क्या मामला था? एक आदमी को महिला के झोले से चोरी करने की कोशिश का दोषी माना गया, भले ही झोले में कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर होता तो वो छोड़ता थोड़ी। नया नया नियम क्या है? आपकी नीयत चोरी करने की थी और आपने उस दिशा में कदम उठा लिया। अंदर सामान था या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रयत्न अपने आप में अपराध है। नतीजा असंभव हो फिर भी कोशिश अपराध मानी जाएगी। महिला के झोले में हाथ डाला लेकिन झोला खाली था, फिर भी चोरी का प्रयत्न दोषी है भैया। ठीक है, क्योंकि अपराध किया, प्रयत्न किया चोरी करने का। और पुराना नियम बोलता था कि असंभव बात है तो वो चोरी नहीं है, अपराध नहीं है। लेकिन नया नियम ऐसा नहीं बोलता, अगर आपने कोशिश की है तो वो अपराध है, प्रयत्न किया। हमारा कानून और धारा 62 क्या कहती है भाई इस बारे में? धारा 62 इसी नई सिद्धांत को मानती है भाई, ये जो नया वाला सिद्धांत है इसको। ठीक है, चोरी या किसी भी गंभीर अपराध की कोशिश अंदर सामान हो या न हो दंडनीय है भाई। पहले वाले उदाहरण से समझो, कै ने संदूक बक्सा तोड़ा ताकि गहने चुरा सके, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं, तो उसने तो अपना काम पूरा किया था। उसने संदूक तोड़ने का ठोस काम कर दिया, यानी चोरी की दिशा में कदम उठाया भाई, इसलिए वह खाली हाथ रहने के बावजूद धारा 62 के तहत दोषी माना जाएगा। नियत चोरी करने की थी, किया गया कदम, उसने तिजोरी तोड़ दी, तो ये प्रयत्न है, कोशिश है। ठीक है, तो किसका दोषी बन गया? धारा 62 का दोषी बन गया। ठीक है, कानून अब नतीजे नहीं बल्कि नियत और किया गया ठोस कदम देखता है। चीज असंभव हो या सफल, अपराध की कोशिश दंडनीय है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये धारा 62 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं भैया। तैयारी और प्रयत्न में मुख्य अंतर क्या होता है? तो हमने तैयारी को भी देखा और प्रयत्न को भी देखा। अंतर और देखते हैं। तैयारी क्या है? किसी जुर्म को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान या हथियार इकट्ठा करना, ये तैयारी है। ठीक है, उदाहरण के लिए चोरी करने के लिए चाकू, ताला तोड़ने की रोड आदि खरीद कर घर ले आना, ये तैयारी है, अभी अपराध हुआ नहीं। लेकिन प्रयत्न क्या है? उसी सामान के साथ जमीन पर असली जुर्म करने की दशा में कदम बढ़ा देना प्रयत्न माना जाता है। ठीक है, उदाहरण है ताला तोड़कर घर के अंदर घुसना, गृह भेदन कर दिया, चोरी करने की असली कोशिश है, ये प्रयत्न है भाई। उसी सामान के साथ, सामान तो वही है जो बाजार से लेके आया था, साथ जमीन पर असली जुर्म करने की दशा में कदम बढ़ा देना। ताला तोड़ के घर में घुस गया, चोरी करने के लिए घुसा, सीधी बात है। तो ये क्या प्रयत्न है। बात नंबर 2, तैयारी। तैयारी सिर्फ तैयारी करना अपने आप में कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अपराध होने के बारे में अगर बात करें, अपराध में अंतर है। प्रयत्न करना सीधे तौर पर एक जुर्म अपराध माना जाता है। अब ताला तोड़ के अंदर घुसा तो ठीक है, गृह भेदन तो सीधा होगा, और चोरी के इरादे से घुसा, क्योंकि यह गलत इरादे का पक्का सबूत बन जाता है। क्या प्रयत्न? तैयारी हमारी भारतीय न्याय संहिता में सामान्य तौर पर किसी जुर्म की तैयारी करने पर कोई सजा नहीं मिलती। ठीक है, सिवाय कुछ बड़े और खतरनाक मामलों के, जैसे कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आदि भाई, ये मामला अलग है। लेकिन वैसे भारतीय न्याय संहिता में तैयारी को जुर्म नहीं माना जाता। ठीक है, सजा नहीं है अभी जुर्म के लिए। लेकिन प्रयत्न, लेकिन अगर आप उसकी कोशिश प्रयत्न कर देते हैं तो वह दंडनीय यानी कि सजा के योग्य अपराध बन जाता है। ठीक है, तैयारी सिर्फ योजना और सामान जुटाना है, जबकि प्रयत्न अपराध की दिशा में उठाया गया असली कदम है।
और यही कदम कानून की नजर में सजा के योग्य दंडनीय बन जाता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो तैयारी जुर्म नहीं है, कोई किसी जुर्म को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान और हथियार इकट्ठा करना तैयारी है, लेकिन उन्हीं हथियारों और सामान के साथ एक कदम आगे बढ़ा देना क्या है, प्रयत्न है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। क्या तैयारी और आशय यानी कि इरादा कभी दंडनीय होते हैं? आम नियम और अपवाद। भाई क्या अपवाद हैं और क्या आम नियम? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिया। क्या तैयारी और आशय यानी कि इरादा कभी दंडनीय होते हैं? आइए देखते हैं। आम नियम क्या है? सामान्य तौर पर कानून में सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचना, आशय या उसके लिए सामान जुटाना तैयारी कोई अपराध नहीं है। इसके लिए कोई भी सजा नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनमें क्या है, आशय और तैयारी भी क्या है भाई, अपराध है। आइए देखते हैं। अपवाद वे खास तैयारियां जिनके लिए सजा मिलती है। बात नंबर 1, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की तैयारी करना, देश के खिलाफ जंग करने की प्लानिंग या सामान जुटाना क्या है, अपराध है। ध्यान रखना। बात नंबर 2, भारत के मित्र राष्ट्र में आतंक मचाना। जिस देश के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं वहां अशांति या आतंक फैलाने की तैयारी करना भी क्या है, अपराध है। जाली यानी कि नकली सिक्के बनाना, नकली सिक्के या नोट छापने के लिए साजो सामान जुटाना, ये भी क्या है, अपराध है। ठीक है, ये तैयारी भी क्या है, तैयारी तो है, ये भी अपराध है। ये अपवाद में आती है। डकैती डालने की तैयारी करना, डकैती के हथियार या योजना बनाना, ये भी जो तैयारी की है ये भी क्या है, अपराध है। आपराधिक षड्यंत्र। भाई जैसा कि अमृतलाल हजारा बनाम एम्पायर के केस में तय हुआ था, षड्यंत्र के मामले में सिर्फ मिलकर पक्का इरादा या साजिश रचना ही अपने आप में दंडनीय अपराध बन जाता है। ठीक है, तो ये 5 अपवाद हैं जिनमें क्या तैयारी को भी क्या माना गया है, सजा माना गया है। आपराधिक षड्यंत्र केस का नाम था अमृतलाल बनाम हजारा बनाम एम्पायर के केस में यह तय हुआ था, षड्यंत्र के मामले में सिर्फ मिलकर पक्का इरादा या साजिश रचना ही अपने आप में दंडनीय अपराध बन जाता है। ठीक है, इस मामले में ये बात कही थी, ये अपवाद है। स्पेशल केस की बात करें, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मोहम्मद याकूब का मामला, आर्थिक अपराध। तस्वीर क्या थी, सोने चांदी की अवैध तस्करी हो रही थी और उसे देश के बाहर भेजने के लिए जहाज में लादा जा रहा था। इससे पहले कि माल जहाज तक पहुंचता, उसे बीच में ही जीप या ट्रक से उतारते हुए पकड़ लिया गया। ठीक है, वो जीप और ट्रक से उतार रहे थे, उसको बीच में ही पकड़ लिया गया, जहाज तक पहुंचा नहीं वो। कोर्ट का फैसला क्या था? कोर्ट ने कहा कि जो थे, तस्करों का यह काम सिर्फ तैयारी नहीं था, बल्कि इसे अवैध निर्यात या पर्यटन माना जाएगा। ये बात न्यायालय द्वारा इस केस में कही थी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपराध को अंजाम देने की दशा में इतना आगे बढ़ जाता है कि कार्य वास्तविक रूप में शुरू हो जाता है, तो इसे पर्यटन माना जाता है, केवल तैयारी नहीं। भाई आशय और तैयारी आमतौर पर दंडनीय नहीं है, लेकिन कुछ गंभीर और देश विरोधी अपराधों में इनकी तैयारी ही सजा के योग्य है। और अगर काम वास्तविक रूप से शुरू हो जाए तो वह प्रयत्न बन जाता है और वह अपराध माना जाता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अच्छे प्रश्न हैं, काम आने वाले प्रश्न। तैयारी और प्रयत्न में फर्क करने के 4 बड़े सिद्धांत हैं कि तैयारी और प्रयत्न में हम कैसे फर्क करेंगे। तो 4 बड़े सिद्धांत इसके, आइए देखते हैं। सनिकटता का सिद्धांत क्या है? आखिरी कदम में, यानी कि कति निकट पहुंच गया तो आखिरी कदम। आइए देखते हैं भाई क्या है ये सिद्धांत।
मतलब ये चार सिद्धांत है, बड़े सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत है सन्निहितता का सिद्धांत, यानी कि आखिरी कदम पे। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कोई काम प्रयत्न तब बनता है जब वह अपनी मंजिल यानी कि अपराध के बिल्कुल करीब पहुंच जाए। ठीक है, तब क्या बनता है, वो प्रयत्न बनता है। कब प्रयत्न माना जाएगा, जब अपराधी ने वह आखिरी ठोस कदम उठा लिया हो जिसके बिना उसका काम पूरा हो ही नहीं सकता था। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। एक आदमी तिजोरी बक्से का ताला तोड़ता है और अंदर हाथ डाल देता है ताकि सामान चुरा सके। यहाँ उसने अपना काम पूरा करने का अंतिम कदम उठा लिया। ठीक है, हाथ डाल दिया, ताला तोड़ दिया, तो ये सीधा होगा, इसलिए यह प्रयत्न माना जाएगा। मुख्य बात, जब अपराधी का काम अपनी मंजिल के इतना नजदीक हो जाए कि अब बस परिणाम का इंतजार हो, तो वह प्रयत्न बन जाता है। इस बात का ध्यान रखना, प्रयत्न कर दिया चोरी करने का। ठीक है, दूसरी बात है, दूसरा सिद्धांत है अपराध से विमुख होने के अवसर का सिद्धांत, यानी कि पछतावा और रुकना। मतलब इसे पछतावे का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर कोई इंसान जुर्म करने की कोशिश शुरू तो कर दे, लेकिन बीच रास्ते में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह अपनी मर्जी से खुद ही उस काम को रोक दे या पीछे हट जाए, तो क्या होगा। किसी ने खेत या खलिहान को जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई, लेकिन तुरंत पछतावा होने पर उसने बुझा दिया। नियम क्या है, भले ही उसने जलाने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उसने खुद आगे बढ़कर काम रोक दिया और कोई नुकसान नहीं होने दिया, इसलिए ऐसे प्रयत्न को दंडनीय सजा के योग्य नहीं माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। पछतावा और रुकने का सिद्धांत बोलते हैं इसको। मुख्य बात, अगर अपराधी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह अपनी मर्जी से काम रोक दे, तो कानून उसे सजा नहीं देता, क्योंकि उसने समाज को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। पहले सिद्धांत में अपराध मंजिल के बहुत करीब पहुंचने का प्रयत्न बनता है, जबकि दूसरे सिद्धांत में पछतावे और खुद रुक जाने पर प्रयत्न दंडनीय नहीं रहता। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। दो बड़े और सिद्धांत बचे हुए। अगला सिद्धांत है साफ साफ नीयत, सनिग्धता या साफ साफ नीयत। कोई काम प्रयत्न तभी माना जाएगा जब उसे देखकर साफ साफ पता चल जाए कि बंदा क्या करना चाहता है, यानी उसकी नीयत में कोई शक की गुंजाइश न हो कि क्या करना चाहता है। उदाहरण देखते हैं। भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक आदमी गलती से किसी और का छत्ता उठा ले जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि वह उसका अपना छत्ता नहीं था। ठीक है, तो नियत स्पष्ट नहीं, इसलिए चोरी का प्रयत्न नहीं। तो गलती से लेके गया, चोरी थोड़ी की, उसने गलतफहमी है। ठीक है, इसको बोलते हैं साफ साफ नियत। अगला सिद्धांत है सामाजिक खतरे का सिद्धांत। इस सिद्धांत के हिसाब से यह देखा जाता है कि आरोपी ने जो हरकत की है उससे समाज को कितना खतरा पैदा हो सकता है। अगर किसी का काम ऐसा है जिसका नतीजा समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, तो कानून उसे सख्त प्रयत्न मान लेता है। समाज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामले में अपराध का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जैसे बम रख दिया, समय चल रहा है, घबराहट हो गई, भाग रहे हैं लोग इधर उधर, तो प्रयत्न कर दिया, प्रयत्न मान लेता है कानून उसको। तो सामाजिक खतरे का सिद्धांत है बात नंबर 4। तीसरा साफ साफ नियत का सिद्धांत। दूसरा बताया अपराध से विमुक्त होने के अवसर का सिद्धांत, यानी कि पछतावे का सिद्धांत। और पहला सिद्धांत बताया सन्निग्धता का सिद्धांत। तो आज जो है हमने यहाँ तक चर्चा की, बहुत अच्छी धारा थी, धारा 62, उसी के बारे में चर्चा कर रही थी। और अब जो है वो धारा 63 की बात होगी।
अगली क्लास में। और आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।